हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। देश में कोरोना के हालात जस के तस बने हुए हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर अभी भी सप्लाई उतनी स्मूथ या उतनी सुनिश्चित तौर पर नहीं हो पा रही है जितनी कि इस कोरोना संकट से पहले हुआ करती थी। हालांकि सरकार की कोशिश है कि रोज इस हालात को बेहतर किया जाए। इस बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे, तो मजबूरन उनको घर पर इलाज कराना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के बारे में खास तौर पर कई सवाल हैं और हमारे साथ आज एक बहुत सीनियर डॉक्टर्स का पैनल होगा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप घर बैठकर भी कैसे अपना उपचार ले सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, घर बैठे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल अगर आपको लगता है कम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आजकल हर घर के अंदर एक ऑक्सीमीटर अमूमन है और हर व्यक्ति उसको चेक करता रहता है कि उसका स्तर कितना जा रहा है। तो इन सब बातों को हम कैसे लें, बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार जी चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी, लंग ट्रांसप्लांटेशन, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और आपके पहनावे से मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी आप अपने काम पर ही लगे हुए हैं, पेशेंट्स ही शायद अभी भी आप देख रहे थे जी। सर, जो ये ऑक्सीजन का सवाल है, घर में बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर आदमी ऑक्सीमीटर उंगली में लगा करके दिन शाम रात ये देख रहा है कि मेरा लेवल क्या जा रहा है। उसे आप क्या कहना चाहेंगे? सौरभ जी, पहले तो शो में इनवाइट करने के लिए आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग होम केयर पर हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि होम केयर का मतलब सेल्फ केयर नहीं होता है, जो हम सभी डॉक्टर्स बार बार टीवी चैनल्स पर रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एक अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी डॉक्टर हो उनसे संपर्क करें, उनसे टेली कंसल्टेशन लें और उस टेली कंसल्टेशन में बताई गई चीजों को घर में इंप्लीमेंट करें। सो इट इज अ डॉक्टर टेली सुपरवाइज ट्रीटमेंट कैरिड आउट एट होम। कुछ लोग अपने आप अपना इलाज कर रहे हैं, दवाएं अपने आप ले रहे हैं, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहली चीज है घर में क्या करें, तो एक चीज जो बहुत अहम है और शायद उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है कि इस समय बुखार जरूरी नहीं है कि आपका पहला सिम्टम हो। कई लोगों को खांसी, जुकाम या अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, हेडेक, बॉडी एक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इन चीजों से सिम्टम स्टार्ट होते हैं और लोग इसको समझते हैं अरे मुझे तो अभी फीवर नहीं है, ये कोरोना नहीं हो सकता। वो कोरोना टेस्ट नहीं कराते या कराते भी हैं तो उसके लिए 1-2 दिन की वेटिंग लिस्ट होती है, उसमें रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग जाते हैं और इस पीरियड में वो होते रहते हैं। तो सौरभ जी, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज इस समय आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो, टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है, आप सबसे पहले अपने को आइसोलेट कर लें घर वालों से और दूसरों से, ताकि ये कोरोना और आगे ना फैले जी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है कि 4-5 दिन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक लोग घूम रहे हैं और शायद वही हमारे देश में इस समय जो 3.5 लाख आ रहे हैं, कुछ हद तक ये बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज। दूसरी चीज, दवाओं में सबसे अहम है पैरासिटामोल और उसके अलावा जो बाकी दवाएं हैं मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर से लें, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन, फेबिफ्लू, एंटीबायोटिक्स, विटामिन सी, विटामिन जेड, उन सबको आप डॉक्टर के कहे अनुसार ही लें, अपने आप ना लें। इन सब में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है पैरासिटामोल, जो आपके फीवर कम करने के लिए है। एक बहुत अहम चीज है कि लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। हाई प्रोटीन डाइट की बहुत जरूरत है। 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स लेने की जरूरत है और ये नहीं है कि आप बेड रेस्ट करें, आप घर में बेड पे बैठे चेस्ट की एक्सरसाइजेज वगैरह करें और अपने को एक्टिव रखें। एक बहुत अहम बिंदु है कि कोरोना का मतलब लोग आजकल समझते हैं जैसे यमराज का बुलावा आ गया, तो 90 to 95% पेशेंट्स को घर पे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उनके 10
और बहुत ज्यादा पैनिक मोड में ना होने की बहुत जरूरत है। देखिए, जब आप पैनिक मोड में होते हैं तो ऐसे ही बॉडी होती है जैसे कि गाड़ी का इंजन फर्स्ट गियर में होता है, उस समय बहुत स्ट्रेस होता है इंजन पे। तो आप भी जब पैनिक मोड में होते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं और आपको सीरियस सिम्टम्स की तरफ जाने की तरफ अग्रसर करते हैं। तो रिलैक्स करना। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों का फ्लो नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि आप एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे अभी, लेकिन अभी जब आप बोल रहे थे तो आपका एक वीडियो हम अभी साथ साथ दिखा रहे हैं। उस वीडियो में आप हमें प्रोन पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। वो वीडियो थोड़ा लंबा है, हम कोशिश करेंगे कि समय निकाल के वो पूरा वीडियो भी दिखाएं, लेकिन अगर आप ये बता सकें कि उस वीडियो में आप क्या बता रहे हैं, वो किन लोगों को करना चाहिए और वो कितना मददगार है, प्लीज वो वीडियो फिर से चलेगा। जी सौरभ जी, मैं आखिरी बिंदु पे आ रहा था कि व्हेन टू मूव टू हॉस्पिटल या खतरे वाले बातें कौन कौन सी हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसको लगातार बहुत हाई 103 104 फीवर चल रहा है और टैबलेट्स के बावजूद नीचे नहीं आ रहा है, जिसको एक्सेसिव कॉफ है, मतलब वो कंटिन्यूअस कॉफ चले जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हमने कहा, पल्स ऑक्सीमीटर खरीद के आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहे। एक बहुत अहम बिंदु है जिसमें प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं कि लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तुरंत रीडिंग देखते हैं, उसमें लो रीडिंग आई और वो पैनिक में हो जाते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर जब आप खोलेंगे तो उसमें अंदर एक तरफ आपको रेड लाइट दिखाई देगी। जब आप उसको उंगली पे लगाएं तो वो रेड लाइट वाली साइड आपके नेल के साइड में होना चाहिए। उसको लगा के उसको 2-3 मिनट उसको लगा रहने दे और हाथ को एक जगह, प्रेफरेबली हार्ट के लेवल पे, उसको स्टेबल कर दे। कुछ देर के बाद आप देखेंगे उसमें एक वेव फॉर्म आएगा जो रेगुलर होगा। जब आप उसमें एक रेगुलर वेव फॉर्म देखने लगे तब जो रीडिंग आएगी 2-3 मिनट के बाद वो सही रीडिंग होगी। बहुत सारे लोग एक आध रीडिंग लो देखकर अब ऑक्सीजन अगर आपका 94 से ऊपर है तो सब कुछ ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन 94 से कम होता है तो इस समय हम कहते हैं कि आप डॉक्टर से संपर्क करके या तो होम ऑक्सीजन का या हॉस्पिटल जाने का अरेंजमेंट करें। लेकिन जब तक आप वो कर रहे हैं, तो जब इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं सेल्फ प्रोनिंग, यानी कि आप उल्टा लेट जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये उल्टा लेटना सिर्फ उल्टे नहीं है, इसमें जो हमारे पेट के निचले भाग की तरफ जो हिप बोन होती है उसके नीचे हम 3 पिलो रखते हैं और अपर पार्ट ऑफ चेस्ट के नीचे भी 3 पिलो रखते हैं, जिससे उल्टे लेटने पर हमारा पेट बेड पे ना दबे, पेट और बेड के बीच में हाथ जा पाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर पेट दबा तो हमारा ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्ट होगी बजाय बेनिफिट होने के। आप 1-2 घंटे इस प्रोन, जैसा कि वीडियो में है, आप हाथ अपना ऊपर की तरफ रख सकते हैं, थोड़ी को आप पिलो पे रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में कर लीजिए, राइट साइड में कर लीजिए, हाथ की पोजीशन हिला डुला के, बी कंफर्टेबल। आइडियली अगर आप 2 घंटे इस पोजीशन में लेटेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन हाफ एन आवर आपका सैचुरेशन 5 से 10% बढ़ जाएगा। जब आप 2 घंटे हो जाएं तो आप तकिए हटा के, इस समय मैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटा हूं, लेफ्ट साइड डाउन करके लेट जाएं, 1-2 घंटे इस पोजीशन में लेट लें। थोड़ी देर के बाद आप फिर टर्न करके राइट लैटरल में आ जाएं, यानी राइट साइड को डाउन करके लेट जाएं। ये देखिए, अब हम राइट साइड डाउन करके लेट गए तो उस पोजीशन में 1-2 घंटे लेट ले और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उठ के बैठ सकते हैं। जब आप बैठे तो केयर करें कि आप बिल्कुल झुक करके, बहुत से लोग पेट के बल बिल्कुल झुक करके बैठते हैं, उससे हमारे लंग्स और दब जाते हैं। आप अपनी चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रखें, को जैसे ऊपर नीचे इस तरह से हम हिलाते हैं, इस तरह हिलाएं जैसे फौजी लोग अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करें। हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाया, नीचे उठाया। और एक बहुत अहम चीज है जो मैं दिखाना चाहूंगा कि आप मुंह खोल के गहरा सांस लीजिए। मेरी चेस्ट की तरफ नोट करिएगा। देखिए, मैंने खूब गहरा सांस खींच के अंदर रोका और उसको खींच के मैक्सिमम सांस खींच के उसको अंदर रोक लिया मैंने, और मैं जितनी देर संभव होगा मैं उसको रोक के रखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप जब गहरा सांस खींच के अंदर रोकते हैं तो आपके जो लंग के एल्वियोलाई हैं वो पूरे के पूरे लंग खुल जाता है और 100% ऑफ द लंग काम में आता है।
तो इससे आपके लंग्स की ऑक्सीजन, ये सारी चीजों से 5 से 10%। डॉक्टर साहब, ये जो अभी वीडियो का जो हिस्सा चल रहा है, मेरे ख्याल से इसके बारे में फिर बता दें, क्योंकि ये पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। आपने कहा 3 तकिए तो छाती के नीचे 3 तकिए रख लें और हिप रीजन के नीचे तकिए रख लें। नहीं, मैंने कहा कि हिप, आप थोड़ा, हाँ, आप अगर पॉज कर दें वीडियो, नहीं, थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज कर। मैं इसको दोबारा चलवाता हूं सर। हाँ, अब आप देख के बता सकते हैं। मैं बताऊंगा कहां पॉज करना है, कोई पॉज कर दे इसको। तो साइड का व्यू था, हाँ, आप पॉज कर दीजिए जी। हाँ, देखिए इस समय नीचे, जहां हाथ के नीचे की तरफ जो 3 तकिए दिखाई दे रहे हैं, वो पेट के नीचे नहीं है, वो पेट के नीचे जो हमारी हिप बोन होती है उसके नीचे हैं, हिप बोन के नीचे। और जो ऊपर वाला तकिया जो लाइन वाला दिख रहा है, वो हमारी अपर चेस्ट के नीचे है। आप देखेंगे कि उसके और नीचे वाले पिलोस के बीच में जगह खाली है, और वो जगह उतनी चाहिए होती है जितना हमारा पेट आ जाए। अब इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, जिन लोगों का पेट बहुत बड़ा है, जिनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, जिनको हिप बोन या अपर थाई बोन्स में फ्रैक्चर्स हैं, या उसका कोई प्लेटिंग वगैरह, उसमें कुछ प्लेट्स वगैरह पड़ी हैं, वो लोग इसको ना करें। और जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं वो भी ना करें। लेकिन बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि आपका पेट ना दबे, पेट का मूवमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और उसको चेक करने का तरीका है कि आपका हाथ पेट और बेड के बीच में जा पाएगा। तो आपकी हिप बोन पिलो पे सपोर्टेड है, चेस्ट पिलो पे सपोर्टेड है, पेट आपका फ्री मूव कर रहा है। इस पोजीशन में आने से हमारे लंग की ब्लड सप्लाई और एयर सप्लाई का एक रीअरेंजमेंट होता है, जिससे ज्यादातर मरीजों में 5 से 10% हमारा ऑक्सीजन आधे घंटे में बढ़ जाता है। अब कई लोग पूछते हैं कि ये कब तक करेंगे, तो ये 2-2 घंटे की साइकिल, 2 घंटे पेट के बल, 2 घंटे राइट साइड, 2 घंटे लेफ्ट साइड, 2 घंटे सीधे बैठना, इसको आपको करते रहना है 4, 5, 6 दिन तक, जब तक आपका ऑक्सीजन नॉर्मल ना आ जाए। मैं ये बता दूं कि मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि यह ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट है या अस्पताल जाने का रिप्लेसमेंट है। जब तक आप ऑक्सीजन नहीं अरेंज कर पा रहे, अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, तब तक अगर आप इसको ऑक्सीजन कम होते ही तुरंत करने लगेंगे, तो आपको आधे घंटे में 5 से 10% का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी ऑक्सीजन 92 से कम है, तो आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन चाहिए, और फिर आपको होम ऑक्सीजन अंडर केयर या अस्पताल में जाने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई और अच्छा हुआ कि ये वीडियो भी है हमारे पास और आपने उसको लाइव हमारे लिए समझा भी दिया। बहुत कुछ चीजों की डिमांड हो गई है घरों के अंदर। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ढूंढ रहे हैं आजकल, और वो भी बेतहाशा महंगे मिल रहे हैं। तो ये वो क्या कोई बहुत कारगर मशीन है आजकल के हालात में? जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन है जो हवा से कॉन्सेंट्रेट करके 100% ऑक्सीजन, देखिए हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, तो ये मशीन हवा को सक करती है, उसमें से जो 80% नाइट्रोजन होती है उसको निकाल करके हमें 100% ऑक्सीजन आउटपुट देती है, और ये बिजली से चलती है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो मोस्टली मशीन्स हैं उसमें फ्लो करीब करीब 5 लीटर आता है, कुछ मॉडल्स में 5 से 10 लीटर भी आता है। लेकिन ये मशीन अगर आपके पास है और आपको ऑक्सीजन कम हुई, तो उस समय आपने अगर 5 लीटर तक के फ्लो से काम चल सकता है, तो ये तो आपका काम चला देगा। लेकिन बहुत से पेशेंट्स को इस समय 10, 12, 15 लीटर के फ्लो की जरूरत होती है, तो ये मशीन कारगर नहीं रहती है। तो इस समय अगर आपके पास ये मशीन है, तो टू स्टार्ट विद आप इसका इस्तेमाल करें, और इससे आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन ऑक्सीजन रेगुलर सप्लाई अरेंज होना ही है। वो बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब इस मशीन को इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि आजकल ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की भी किल्लत है। आपको सिलेंडर मिल भी गया तो फिर उसको रिफिल कराने के लिए बहुत वक्त लग रहा है, बहुत लोगों को परेशानी से वो काम हो पा रहा है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये शायद एक परमानेंट सोल्यूशन है। उनसे क्या कहेंगे?
नहीं, परमानेंट देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 लीटर पर मिनट से कम है तो जी। ये मशीन आपको 5 या 6 लीटर तक का फ्लो दे देगी और आपका काम चल जाएगा। लेकिन भगवान न करे अगर आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा हुई तो ये मशीन फिर इनएडिक्वेट साबित होगी। ये कैविएट है इसके यूज में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल एक और ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। ये मशीन कैसे ऑपरेट करती है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको भी रेगुलेट करना पड़ता होगा ना कि आप वो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में ले रहे हैं। तो वो जो इक्विपमेंट होता है, वो गेज मीटर जो होता है, आज किसी के पास सिलेंडर है तो वो नहीं है। सौरभ जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। मान लीजिए किसी को सिलेंडर भी मिल गया और वो गेज भी मिल गया। अब क्या करते हैं लोग, एकदम से गेज को खोल देते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे पेशेंट का सैचुरेशन 100 हो जाए। बहुत अहम बिंदु है कि हमें सैचुरेशन 100 नहीं पहुंचाना है, हमें मैक्सिमम उसको इस इमरजेंसी सिचुएशन में 94 तक ले जाना है। अगर हम उसको 94 पहुंचा लें तो हम धन्यवाद करें ईश्वर का कि 94 बहुत अच्छा है। हमें मिनिमम ऑक्सीजन, तो आप पहले 2-3 लीटर से जब आप उसका नॉब खोलेंगे तो उसमें से ऑक्सीजन आने लगेगी, उसमें एक बॉल जैसी होती है हरे या लाल रंग की, वो उठेगी और उसकी रीडिंग में दिख जाएगा कि साइड में कि कितने लीटर पर जा रही है। तो आप उसको पहले 2-3-4 लीटर से शुरू करिए और पेशेंट का 4-5 मिनट तक सैचुरेशन पे क्या असर हुआ है ये देखिए। अगर आपको 2 लीटर का फ्लो देने से सैचुरेशन 94 आ गया तो आपको उससे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक नुकसान का बिंदु है कि अगर आपने उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दी और 100 तक पहुंचा दिया तो थोड़े समय के बाद पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिटेंशन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है जिससे गफलत या बेहोशी तक की स्थिति आ सकती है। तो कृपया 100 पहुंचने की कोशिश ना करें, 94 ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करें पल्स ऑक्सीमीटर पर। मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू रीच 94, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और सर ये जो अगर आप कोई घर में ऑक्सीजन दे रहा है तो ये इसको क्या कॉन्टिन्यूअसली देने की जरूरत है, कितनी देर तक देने की जरूरत है, या ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है? ये पेशेंट के ऑक्सीजनेशन पे डिपेंड करता है। देखिए, कभी भी अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन 94 हम लोग कहते थे, आजकल इस कमी की वजह से हम 92 कहने लगे, बट 94 से अगर कम आपका ऑक्सीजन है तो बॉडी में एक हाइपोक्सिया की स्थिति होती है जो 2, 4, 5, 10 मिनट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म रहने पर उसके बाकी अंगों पर बुरा असर पड़ता है। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम पेशेंट का सैचुरेशन 93, 94 तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैक्सिमम ऑक्सीजन देके नहीं, मिनिमम ऑक्सीजन टू रीच 93। सर मैं रिफ्रेश करता हूं सवाल अपना, अगर किसी का थोड़ी देर ऑक्सीजन देने के बाद सैचुरेशन 94 पर आ गया, 94 पर आ गया, तो अब वो ऑक्सीजन हटा दें, ऑक्सीजन बंद कर दें और फिर, हाँ मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था। हमें 24/7 ऑक्सीजन को कंटिन्यू करना है जब तक पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम ना होने लग जाए और वो रूम एयर पर अपने आप 93, 94 ना मेंटेन करने जाए, तब तक हमें ऑक्सीजन 1 घंटा दे दो, 6 घंटे बंद कर दो, ऐसी वाली चीज नहीं है कि आप गए अपना कहीं दुकान पे बैठे 1 घंटे के लिए और वापस आ गए। ये हमें 24/7 चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस 24/7, जब तक लंग्स इंप्रूव ना हो जाए, ताकि रूम एयर पर हमारा सैचुरेशन 93, 94 आ जाए। उस समय तक हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। सर मैं छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जो कि आम लोगों के मन में है, वो आपसे और जानना चाहता हूं। बल्कि एक तो ये एक टेक्निकल सा सवाल आया, अभी तक तो हम डबल म्यूटेंट की बात करते थे और कहा जा रहा था कि भारत में इस बार ये जो लहर सुनामी जिस जो भी कह लें उस म्यूटेंट की वजह से है। अब एक नया टर्म सुन रहे हैं, बंगाल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट, ये क्या चीज है? देखिए, ये आरएनए वायरस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है और उसकी करोड़ों अरबों कॉपियां होती रहती हैं ये प्रोसेस। तो जब ये इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं उसमें कहीं कहीं कोई चेंज आ जाता है, उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी ये म्यूटेशन वायरस के हार्मफुल होते हैं और उससे वो एक डेंजरस वायरस
एक इनॉक्युअस वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, और कभी कभी वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कि एक इनॉक्युअस वायरस डेंजरस वायरस में। तो एक आपने सुना होगा ब्रिटिश म्यूटेंट आया था, एक साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट आया था, एक ब्राजीलियन म्यूटेंट था, फिर एक डबल म्यूटेशन इंडिया में था, और अब ये ट्रिपल म्यूटेशन। तो ये डिनोट करता है कि वो म्यूटेशन कितनी जगह हैं। अगर 2 जगह म्यूटेशन है तो वो डबल म्यूटेंट हुआ, 3 जगह। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है कि जब वायरस म्यूटेट करता है तो कभी कभी वो अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर में चेंज करता है। उसका बिहेवियर 2-3 तरह से चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरस की इन्फेक्टिविटी, कि अगर मैंने खांसा और सामने व्यक्ति के मुंह पे मेरा एरोसॉल गया तो वो कितनी जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, इसको हम इन्फेक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो चेंज करंट म्यूटेंट में आया है पिछले साल के मुकाबले, कि इस समय का वायरस हाईली इन्फेक्शियस है, और इसीलिए पूरे घर, पूरी सोसाइटीज इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो एक तो इन्फेक्शन हुआ, दूसरा हुआ कि उसके सिम्टम्स में वेरिएशन आ सकता है, क्लिनिकल पिक्चर में वेरिएशन आता है। जो इस समय हो रहा है कि लास्ट ईयर फीवर कम हो रहा था, इस बार फीवर ज्यादा देर तक चल रहा है, 7-8 दिन तक चल रहा है, और साथ में और सिम्टम्स भी बड़े अजीब से, जैसे किसी को फीवर नहीं हो रहा है, कई लोगों को सिर्फ जुकाम खांसी जैसी तकलीफ है, लेकिन आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है। और तीसरा जो सबसे फियर्ड उसका जो इफेक्ट है कि क्या वो सीवियर डिजीज होने का चांस और डेथ का चांस बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का म्यूटेंट का स्ट्राइक रेट, यानी उसकी जो डेडली रेट है, डेथ रेट है, वो कम था, और इस बार का ज्यादा है। तो इस बार का वायरस हाईली इंफेक्शियस है, इसके सिम्टम्स बड़े वेरिड हैं, ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, और डेथ्स जो इतनी ज्यादा हो रही हैं वो वायरस के म्यूटेशन की वजह से है, या इस वजह से है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या पिछले बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस सवाल का हार्ड आंसर अभी आना बाकी है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस बार बच्चों में और यंग पेशेंट्स में भी हम डेथ्स देख रहे हैं। सर, ये जो आपने भी बच्चों का जिक्र किया है, इस बात को लेकर के वाकई लोगों में बहुत पैनिक है कि बच्चे कम से कम पिछले साल तक इससे बचे हुए मालूम पड़ रहे थे। इस बार आप लोग क्या देख रहे हैं, और क्या बच्चों के अंदर भी ये उतना ही ज्यादा डेडली है जितना किसी अडल्ट में है? बच्चों में पिछले साल हमने ये बहुत कम देखा था, जिसके मेरे ख्याल से 2 कारण थे। एक तो हो सकता है कुछ म्यूटेशन का रोल हो, दूसरा यह भी था कि जब हमारे यहाँ मार्च एंड में लॉकडाउन लग गया था तो 2-3 महीने जो लॉकडाउन लगा रहा था, बच्चे घर के अंदर थे। जबकि इस बार की जब ये वेव आई जनवरी एंड में या फरवरी एंड में, उस समय ज्यादातर बच्चे सोसाइटी में खुले हुए घूम रहे थे, उतना ही घूम रहे थे जितना एडल्ट्स घूम रहे थे। तो बच्चों का इस बार एक्सपोजर पिछले बार के मुकाबले जागा हुआ है। अब जब 2 हफ्ते से कर्फ्यू लगा है तब से बच्चे घर के अंदर हैं, अदरवाइज बच्चे घूम रहे थे। एक तो ये भी कारण हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि वायरस के बिहेवियर में चेंज हुआ हो जिससे वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। जो पीडियाट्रिशियन से हमारी बात हुई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा, जैसे एडल्ट्स में 90 to 95% केसेस जो है माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के होते हैं, और आईसीयू जाने की, वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत लेस देन 5% को पड़ती है। तो बच्चों में भी ऐसा ही है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो माइल्ड टू मॉडरेट वैरायटी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में सीवियर वैरायटी नहीं हो रही है या डेथ नहीं हो रही है। एक सिंड्रोम है जहां एक साथ बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं, वो सिंड्रोम बच्चों में देखा जा रहा है, कम है लेकिन देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं इससे जुड़ा एक और सवाल है, और इस पर आप बिल्कुल क्लियर लोगों को एक वार्निंग देना चाहें तो दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी तो 18+ लोगों को वैक्सीन शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो डर के मारे कहीं ना कहीं से वैक्सीन अरेंज करके शायद बच्चों को भी लगाना शुरू कर रहे हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में अभी 18 साल से कम लोगों को वैक्सीन देना मना है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, जो वैक्सीन होती है वो नॉर्मल लोगों को दी जाती है, इसलिए कभी भी रेगुलेटरी एजेंसी का पहला कर्तव्य होता है कि वो ये देखे कि उसको नुकसान ना हो जाए। फायदा नंबर 2 पे आता है, नुकसान ना हो, ये सबसे पहली चीज होती है, और इसीलिए ट्रायल्स किए जाते हैं कि उसका नुकसान का चांस कितना है और उससे फायदा कितना है, और उसके बाद अप्रूवल होता है वैक्सीन का। तो अभी तक जो ट्रायल कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों के हुए हैं वो 18+ पॉपुलेशन में हुए हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स और चिल्ड्रन लेस देन 8 इयर्स पे अभी ट्रायल
रिपोर्टेड नहीं है। इसलिए आज की तारीख में मैं किसी भी तरह से किसी को भी यह रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चोरी छुपे करके इसको लगवाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूर नुकसान होगा, मैं ये केवल ये कह रहा हूं कि उसके लिए अभी डेटा अवेलेबल नहीं है और डेटा की एब्सेंस में मेरी रिकमेंडेशन ऐसा ना करने की होगी। अनएम्बिग्युअस क्लियर कट नो। बिल्कुल ठीक सर। सर अभी जैसे आप बता रहे थे कि इस बार ये म्यूटेंट है तो इसका बिहेवियर अलग है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम घर के बाहर नहीं निकले, हमारे घर में से कोई हफ्ते 10 दिन बाहर नहीं निकला, फिर भी हमको कोरोना हो गया। तो एक बहुत वायरल तरीके से ये लोगों के बीच में अफवाह है कि इस बार ये कोई एयरबोर्न वायरस तो नहीं है, ये कहीं हवा के जरिए तो स्प्रेड नहीं कर रहा। सौरभ जी, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है और हम सब लोगों के दिमाग में इस समय यही चिंता है कि पिछले बार हम एरोसॉल, हम ड्रॉपलेट्स को बहुत भाव दे रहे थे। आपको याद होगा कि हम लोग हैंडल्स को, मेज को, कुर्सी को, हर चीज को, हाथ को बार बार सैनिटाइज करने की बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 5 माइक्रोन से बड़े साइज के जो हमारे उसके एरोसॉल के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उससे ये फोमाइट से ये होता है। इस बार ये देखा जा रहा है कि वो जो रिसर्च हुई है कई जगह कि ये वायरस 5 माइक्रोन से बड़ा तो है ही, लेकिन उससे छोटे साइज के ड्रॉपलेट्स में भी होता है और वो ड्रॉपलेट्स हवा में कई घंटों तक लटके रहते हैं। और अब यह भी माना जा रहा है तो कि शायद वो एक कमरे से दूसरे कमरे या एक जगह से दूसरे जगह या उसी सोसाइटी के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि इस चीज का फाइनल कंक्लूसिव प्रूफ हो गया है, लेकिन एनफ एविडेंस इस तरफ इशारा कर रही है कि ये वायरस कहीं ना कहीं हवा के थ्रू फैल रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूरी फैमिलीज, सोसाइटीज में एक फ्लोर पे रहने वाले सारे लोग या कई फ्लोर्स के लोग इस बार इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि ये एरोसॉल का रोल है। और इसीलिए डबल मास्किंग को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि बजाय सिंगल मास्क के, जैसे लोग कपड़े का पतला सा मास्क पहन लेते हैं, उसकी जगह आज हम रिकमेंड कर रहे हैं कि या तो आप N95 पहनिए जो अच्छी तरह फिटिंग होना चाहिए। और अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं इसको दिखा दूं सौरभ जी। जरूर सर दिखा दीजिए। तो ये देखिए N95 है, इसमें बहुत अहम चीज ये है कि इसको आप कैसे पहने। देखिए मैंने इसको पहना, सबसे जरूरी चीज है कि ये जो इसका क्लिप होता है, इस क्लिप को आपको दबाना है ऐसे करके, ताकि ये आपकी नोज के चारों तरफ टाइटली फिट हो जाए। साइड से आपको देखना है कि ये आपके पूरे चीक को कवर कर रही है। नीचे जो थोड़ी होती है उसके ऊपर नहीं होना है कि ऐसे पड़ा हो, इसको थोड़ी के नीचे जाना है और इसी तरह से दूसरे साइड में भी। तो देखिए इस समय ऊपर, नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, हर तरफ ये मास्क स्नगली फिटिंग है। मैं खांसी करूंगा तो वो एरोसॉल इसके थ्रू जाएगा, मैं सांस लूंगा तो वो हवा भी इसी के थ्रू जाएगी। ऐसे में 9% ऑफ द पार्टिकल्स ये मास्क रोक लेगा। तो ये सबसे इफेक्टिव है और इसको ज्यादातर लोग अकेला सिंगल यूज की बात करते हैं। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर साहब का ऑडियो आपका नहीं आ रहा है, मैं अभी आता हूं आपके पास थोड़ी देर में। आज के हालात में कोरोना को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो पिछले साल जो कोरोना की वेव आई थी उससे अलग हैं। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, अफवाहें भी हैं और बहुत सारे ऐसे एहतियात हैं जो इस बार आपको पिछली बार से अलग हट करके अपनाने हैं। उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल, हमारे साथ अब जुड़ गए। डॉक्टर साहब, अभी हम मास्क की बात कर रहे थे जी। कल दरअसल बातें अब यूं हो रही हैं कि कल ये कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अब तो आप हो सके तो घर के अंदर भी मास्क पहन के बैठिए। अब इससे लोग जो है बड़े सोच में है कि एक बंद घर के अंदर 3-4 फैमिली मेंबर्स अगर हैं तो वो भी एक दूसरे से क्या मास्क की दूरी रखें? देखिए सौरभ जी, एक बात आप मानोगे कि हमारे अंदर कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और अब होम स्प्रेड, मतलब घर के अंदर भी स्प्रेड हो रहा है। अगर आप देख रहे होंगे कि अगर घर में किसी के एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो धीरे धीरे करके उसकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है और उनकी केयर करना, उनको मेडिकल एड देना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब हमें कंट्रोल करना है तो घर के लेवल पर करना है, होम कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये कोरोना बहुत भयानक होता जा रहा है। इसीलिए हम सबको पता है, चूंकि जो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 दिन एवरेज है, मतलब रफली आपको
सिम्टम आते हैं उससे 5 दिन पहले ही आप इन्फेक्टेड होते हैं और आप एक्सेल करते हैं, कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं या बातचीत भी करते हैं, उसमें भी एयर में आप ड्रॉपलेट के थ्रू इस वायरस को शेड ऑफ कर रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके परिवार को, आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो खास करके जो लोग बाहर काम कर रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या किसी भी काम से बाहर जा रहे हैं, जब वो घर के अंदर आते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का काम कर रहे होते हैं और वो इस वायरस को शेड ऑफ करके अपने घर में अन्य परिवारजनों को दे देते हैं। तो उनके अंदर इन्फेक्शन फिर पूरे परिवार में फैल जाता है। जब तक वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं तब तक पूरे घर में इन्फेक्शन फैल चुका होता है। तो इसी को रोकने के लिए डॉक्टर पॉल की कमेटी ने, और अभी एक स्टडी हुई है यूएस में भी और सीडीसी में भी, कि अगर उसमें ये देखा गया कि अगर इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड दोनों लोग मास्क पहनते हैं और 6 फीट की डिस्टेंस रखते हैं तो जो आपको इन्फेक्शन रेट है वो लगभग 0% है। और अगर दोनों नहीं पहनते हैं तो ये 90% से ज्यादा है। अगर दोनों में एक पहनता है, इन्फेक्टेड पहनता है और नॉन इन्फेक्टेड नहीं पहनता तो 5% है। और अगर इन्फेक्टेड नहीं पहनता और नॉन इन्फेक्टेड पहनता है तो ये 35% है। तो मतलब सेकेंडरी अटैक रेट कहीं ना कहीं कोरोना का बहुत अधिक है। जैसे हम चिकन पॉक्स की बात करते थे, मीजल्स की बात करते थे, उससे भी कहीं ज्यादा है। और आपने देखा होगा और नॉट करके एक टर्म यूज होती है जो इसका स्प्रेड बताती है। तो इनिशियली इसका और नॉट 1 होता था, मतलब 10 लोग नॉर्मली 1% लोगों को इन्फेक्ट करते थे, आजकल 10 लोग 18 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो और नॉट भी बढ़ गया है। तो इसलिए हम सबको मानना चाहिए कि इस समय जरूरत है कि मैं थोड़ा सा इस पर और आपसे क्लैरिटी चाहता हूं, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहता हूं। मैं आपको अपने उदाहरण दे देता हूं। घर में भी मास्क खास करके कोशिश करें। मैं आपसे सर ये, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है, या फैब्रिक आपको सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जो खास करके जो हेल्थ केयर सेटिंग्स में लोग जो काम कर रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड में, उनका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मैं एक बार फिर डॉक्टर अरविंद के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, मुझे अगर आप सुन पा रहे हो तो जी, पहले तो मैं चाहूंगा, मेरा ईयरबड गिर गया एक्चुअली। नो प्रॉब्लम सर। मैं पहले तो ये चाहूंगा कि आप जो अपना जो मास्क वाला जो आप अभी हमें डेमो दिखा रहे थे वो प्लीज आप एक बार दिखा दीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो मैं इस समय ये कह रहा हूं कि जो एक सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अटलांटा ने स्टडी की है, उन्होंने सिंपल क्लॉथ मास्क लिया था, उसको देखा था, तो उसकी जो एफिकेसी है पार्टिकल्स को रोक पाने की, वो करीब करीब 30 से 50% के बीच में आई थी, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का क्लॉथ है। और जो सर्जिकल मास्क है वो 50 से 60% के बीच में आया था, लेकिन जो N95 मास्क है वो 95% में। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि इस समय हमें एफिकेसी बढ़ाने के लिए डबल मास्क यूज करना चाहिए, और वो अंदर की तरफ तो एक ये सर्जिकल मास्क होना चाहिए, जो सर्जिकल मास्क है, जिसमें वो रिकमेंड कर रहे हैं कि जो दोनों ये फीते हैं इनको आप आपस में बांध करके ऐसे क्रम्पल कर ले एक तरफ, और ऐसे ही बांध करके क्रम्पल कर लें दूसरे तरफ अपने मुंह के साइज के हिसाब से, जिससे कि जब आप उसको फाइनली बांधें यहाँ पर तो वो अच्छी तरह से आपके मुंह को कवर करे, तो वो अच्छी तरह से आपके मुंह को कवर करे। क्योंकि इसमें अक्सर क्या होता है कि साइड से ऐसे ये जगह खुली रहती है, तो वो कह रहे हैं कि एक ये नॉटेड सा सर्जिकल मास्क अंदर होना चाहिए और उसके ऊपर आप सेकेंड लेयर कपड़े के मास्क की डाल लेते हैं, तो सर्जिकल मास्क इनसाइड और उसके ऊपर कपड़े का मास्क, दिस इज दी व्हाट इज कॉल्ड डबल मास्किंग। और मेरे ख्याल से आज के परिप्रेक्ष्य में हम सबको इस पे स्विच करना चाहिए। N95 हमें करीब करीब 95% प्रोटेक्शन देता है, तो मैं उसके ऊपर या नीचे दूसरा मास्क ऐड करने का रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी उसमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी फिर। जी, तो आपका डॉक्टर अरविंद का कहना है कि अब 2 मास्क पहनने की नौबत आ गई है। सर्जिकल मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर आप कपड़े का मास्क लगा सकते हैं, या ऐसा ही दूसरा मास्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। और अगर आप जी, सीडीसी की स्टडी ने दोनों कपड़े के मास्क या दोनों सर्जिकल मास्क की एफिकेसी लोअर दिखाई है। अच्छा सर, उन्होंने बेस्ट एफिकेसी दिखाई है अंदर सर्जिकल मास्क को, और उसके ऊपर एक अच्छा सा कपड़े का मास्क को, वो बेस्ट था। ये आपने फिर बड़ा अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। तो एक सर्जिकल मास्क लगा लें और उसके ऊपर कपड़े का मास्क जो आप आमतौर पर यूज करते हैं उसको लगा लें, इससे बेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। डॉक्टर गुप्ता, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये जो मास्किंग को लेकर के बात हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं कि मेरे घर में केवल मैं एक व्यक्ति हूं जी। हाँ सर, बोलिए अरविंद जी।
मैं इस समय क्या ये इंटरव्यू अब छोड़ सकता हूं? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बातें, आपके सुझाव आज बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं, लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगा कि हम हो सकता है आपको आइंदा भी समय के लिए परेशान करते रहें। कभी भी सर, एनी टाइम। थैंक यू जी। डॉक्टर गुप्ता प्लीज, मैं आपसे सर ये कहना चाह रहा था कि एक घर में अगर केवल एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है, जैसे मैं अपने घर में इकलौता व्यक्ति हूं जो काम करने के लिए बाहर आता हूं, अब मेरे घर के बाकी सदस्य जो हैं वो घर में आइसोलेटेड है, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो अगर मैं अपने घर अब जाऊं तो क्या मुझे अब भी अपने घर वालों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मुझे घर में मास्क पहन के रहना चाहिए? अगर मेरे में कोई सिम्टम नहीं है, मुझ में बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, तब भी क्या मैं घर के अंदर मास्क पहनकर बैठूं? देखिए, एक तो सौरभ जी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को घर पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल की एसओपीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर ऑफिस आते हैं और घर वापस जाते हैं तो बाहर आपके गेट पे एक सैनिटाइजेशन के लिए अल्कोहल वाला आपका सैनिटाइजर होना चाहिए। आप पहले हैंड हाइजीन अच्छे से करें, उसके बाद दरवाजे को टच करें। इवन जब बेल बजाने से पहले भी या तो पेन का इस्तेमाल करें या सैनिटाइज करें उसको, हाथ को करने से पहले और करने के बाद। अंदर घुसने के पहले सबसे पहले जो कमरा हो उसको आइसोलेशन रूम अपने लिए बना लें। पहले आप उसके अंदर जाएं, चेंज करें, नहाए धोएं, कपड़े चेंज करें, उसके बाद ही बच्चों से मिलें। और बेहतर रहेगा कि आप मास्क लगा लें। मैं फिर बता रहा हूं, आप भले ही आपके अंदर लक्षण नहीं है, लेकिन जब वायरिमिया जिसको हम बोलते हैं, जब वायरस हमारे अंदर जाता है बॉडी के, तो 4-5 दिन जो सोते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, एवरेज बता रहा हूं, अब वैसे तो 2 से 14 दिन तक हो सकता है, तो एवरेज 5 दिन में आपको लक्षण नहीं होते, बट वायरस आपकी बॉडी के अंदर होता है। वो आपकी श्वास नली में भी होता है, वो आपके ब्लड में भी होता है। और जब आप कफिंग, स्नीजिंग, इवन बोल रहे होते हैं बड़ी क्लोज डिस्टेंस पे, या सांस को भी एक्सहेल कर रहे होते हैं, बाहर कर रहे होते हैं, तो भी बहुत सारे ड्रॉपलेट पार्टिकल जो बाहर जाते हैं हवा में, वो बहुत देर तक सस्पेंड भी रह सकते हैं। तो वो ड्रॉपलेट जो है वो आप अपने प्रियजनों को, जो आपके परिवार के जन, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दे सकते हैं और उससे वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कृपया करके मास्क पहनिए और पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल जो एसओपी है, जितनी कॉमन सर्फेसेस हैं उनको दिन में 2 या 3 बार अच्छे से उनका पोछा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से या अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजर से उनको क्लीन करना चाहिए। जितनी भी कॉमन सर्फेस हैं घर में, चाहे वो लिफ्ट बटन्स हैं, चाहे दरवाजे की नॉब्स हैं, चाहे आपकी लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इन सबको आपको अच्छे से क्लीन करना है। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूं, मास्क की बात चल रही थी, तो मास्क सब लोग बता रहे हैं महंगे मास्क होते हैं, सर्जिकल और मेडिकल मास्क, तो बहुत सारे लोग फैब्रिक मास्क यूज करते हैं। तो कौन से मास्क हैं, कैसे यूज करना है, क्या नहीं करना है, मैं थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। जरूर, प्लीज बताइए सर। जी, तो मास्क नॉर्मली हम लोग जो 3 तरह के बोलते हैं। एक तो होता है N95 जिसको हम रेस्पिरेटर भी बोलते हैं, जो मास्क होता है वो होता है सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, या जो हेल्थ केयर वर्कर्स सभी के लिए नहीं, जो आइसोलेशन वार्ड या कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वो 95% 125 माइक्रोग्राम से जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं या वायरस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। और अच्छी बात यह है कि जो कोरोना है वो 100 माइक्रोग्राम से बड़े साइज का है, तो उसको प्रिवेंट करता है। उसमें भी ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिस इज N95 मास्क। इसके जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नोज पिन होती है जो इसकी अपर सरफेस है, इसकी लोअर। नॉर्मली कोई भी मास्क हो, चाहे वो N95 मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, उसको आपके नोज को, माउथ को, चिन को कवर करना चाहिए, लाइक इस तरह से कवर करना चाहिए। और एक पूरी प्रॉपर अच्छी सील बननी चाहिए। N95 में बड़ी अच्छी सील बनती है और ये हवा इससे बाहर नहीं आती, इसलिए आपको बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सर्जिकल मास्क, जैसे ये वाला सर्जिकल मास्क है, ये ट्रिपल प्लाई सर्जिकल मास्क है। ये सर्जिकल मास्क ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देते, बट हाँ ये है कि जो बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं, जो स्प्लैश हैं, जो आप हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा बाहर से लिक्विड बाहर आ रहा है उसको प्रिवेंट करता है, और बाहर से भी ऐसे ही कण आ रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है। इसके जो नुकसान जो होता है वो क्या है, नेगेटिव बात क्या है, जब हम पहनते हैं तो उसके ऊपर जो नोज के ऊपर जो एरिया है वो सील अच्छी नहीं बनती, तो जो हम एयर एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं वो बाहर निकल जाती है कहीं ना कहीं, इवन चश्मे के ऊपर ही बाहर निकलती है। तो ये इन्फेक्शन को पूरा प्रिवेंट नहीं करता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं कि आपको डबल लेयर सर्जिकल मास्क, मतलब डबल सर्जिकल मास्क यूज करने चाहिए। और अगर आपको इफेक्टिव बनाना है मास्क को, तो हर बार मास्क से पहनने से पहले, मास्क पहनने के बाद आपको अल्कोहल सैनिटाइजर से हैंड वॉश अच्छे से करना है। जो जितने सारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, अदरवाइज आपको मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं है। तो मास्क पहनने से पहले, मास्क उतारने के बाद, और मास्क को क्लोज्ड बिन में, जो सिंगल यूज होते हैं इनको क्लोज्ड बिन में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, अदरवाइज ये इन्फेक्शन का सोर्स हो सकते हैं। तीसरा मास्क होता है वो होता है फैब्रिक मास्क, जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें भी ऊपर ये नोज है,
इसका जो बाहर का कपड़ा होता है ये नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, पॉलिस्टर होता है नॉर्मली। इसमें क्या होता है, कोई भी तरल पदार्थ है, कोई भी कण है, वो इसके बाहर ऊपर आके अंदर नहीं जाएगा, इसके रिपल्सन से बाहर ही बाहर रहेगा। इसके जो अंदर एक कपड़ा और होता है, जिसको अगर हम दिखाएं तो इस तरह से होता है कि ये बाहर का कपड़ा है जो पॉलिस्टर का है इस तरह से, और इसके जो लास्ट वाला अंदर का बिल्कुल कपड़ा होता है वो ये वाला होता है, जिसको ये इसमें दिख रहा है, ये होता है कॉटन का कपड़ा होता है। ये नॉर्मली एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब मीन्स अगर हम जैसे यहाँ पे मेरे पे मैंने लगा रखा है इसको, तो मैं अगर खांसता चीखता हूँ तो ये जितना भी मेरे ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे इसी में इकट्ठे हो जाएंगे और ये सोक हो सकता है। तो ये अंदर का कॉटन होता है, बाहर का पॉलिस्टर होता है इस तरह का जो नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, ये एब्जॉर्बेंट होता है। इन दोनों के बीच में आइडियली एक और कपड़ा होना चाहिए जिसको बोलते हैं नॉन वुवन पॉलीविनाइल प्रोपाइलिन होता है। ये जो होता है ये फिल्टर का काम करता है। तो कायदे में अगर आप फैब्रिक मास्क भी पहन रहे हैं तो वो ट्रिपल लेयर होना चाहिए, जिसके अंदर एक बाहर पॉलिस्टर की लेयर होती है, अंदर वाली कॉटन की लेयर होती है और बीच में पॉलीइथाइलिन प्रोपाइलिन का एक नॉन वुवन एरिया पैच पड़ा होता है जो आपको एयर को फिल्टर करके अंदर जाता है। ये इस तरह से होता है। तो अगर आप इसको भी यूज करते हैं तो इसका फायदा ये है कि रीयूजेबल है, मतलब इसको आप शाम को जब बाहर आते हैं तो उतार के इसको गर्म पानी में सोप एंड वाटर में आधा घंटे के लिए सोक कर दें और उसको क्लीन करके दोबारा यूज कर सकते हैं सुबह। जितने भी सर्जिकल मास्क होते हैं सब सिंगल यूज होते हैं और जितने भी N95 मास्क होते हैं इनको हम रीयूज कर सकते हैं। 5 मास्क लेके डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 कर सकते हैं और हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इनको उतारने के बाद आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट अलग से पॉली बैग में रखना चाहिए सो दैट इसको हम दोबारा रीयूज कर सकें। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा और दिल्ली में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कैसे फटकार लगाई है, क्या कहा है, यह हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।